अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शुरू में, एक काम जरूर कीजिए ताकि हर बंदे को यह लगे कि मैंने कम से कम मरने से पहले अपने हिस्से का काम कर दिया। शदीद सर्दियां हैं, धुंदें पड़ रही हैं, हर शख्स इस कोशिश में है कि मैं गर्म लिहाफ में लेटूं, गर्म लिहाफ ओढ़ के सोऊं, जैकेट हो, मेरे पास कोई शाल हो, गर्म जुराबें हों, बंदोबस्त करूं मैं सर्दी से बच सकूं। जितनी खुदा ने ताकत इस्ताअत दी है, वो तमाम लोग जो इस नेक काम में हिस्सा डाल सकते हैं, अपने इर्द गिर्द निगाह रखिए, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, किसी जगह पे भी आपको, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी ऐसा नजर आए तो आपको उसको पाँव को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सर्दी में भी उसने जुराबें नहीं पहनी हुई। तो इसका मतलब यह है, अगर उसके पास जुराबें होती तो वो ज़रूर उसने पहनी होती। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, कुछ ना कुछ। अब जुराबें कितनी महंगी आती हैं, जैकेट कोई दे सकता है, शॉल दे सकता है, जुराबें कितनी महंगी आती हैं। कोई जुराबें ही उनको लेके दे दीजिए, ज़्यादा हैं तो जैकेट्स ले दीजिए, शॉल ले दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए तमाम एहतमाम करते हैं तो किसी एक शख्स के ही हम काम आ जाएं। 10 के, 20 के, 100 के, 1000 के, जितना आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन तो होगी, चलो भाई मैंने अपनी इस्ताअत के, अल्लाह ने जितना मुझे दिया है, बेशक मैं खुद भी गरीब हूं, उसके बावजूद मैंने एक शख्स के, एक इंसान के मैं काम आ सका हूं। खुदा ये नहीं पूछेगा कि तूने सिर्फ अपने मजहब वालों के लिए किया, खुदा ये ज़रूर पूछेगा तुझे, तूने किसी इंसान के लिए भी कुछ किया था, वो भी मेरा ही बनाया हुआ बंदा था। अपने हिस्से का काम ज़रूर मुकम्मल कीजिए। मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूँ, मुकम्मल तो मैं भी नहीं कर सका रहा, कि केयर टुगेदर ख्याल सबका जो मैंने बनाई थी, मेरी पूरी टीम लगी हुई है मुसलसल दिन रात। वो लोग बंदे ढूंढ रहे हैं जिनको रज़ाइयों की ज़रूरत है, लहाफ की ज़रूरत है, तो हम लोग उन सब लोगों में रज़ाइयाँ बांट रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा, MMTV की पूरी फैमिली, जो इस वक्त भी आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के नेक लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम लेने से भी मना किया हुआ, मुझे पैसे भेज रहे हैं मेरे अकाउंट नंबर पे। बहुत सारे नए लोग भी हैं। मैंने व्हाट्सअप की मैसेज पढ़ रहा हूँ तो लिखा होता है कैश, CASH कैश। मैंने कहा ये क्या है, खोला तो देखा जी मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए, मैंने पैसे भेजने हैं। मैंने उनको अकाउंट नंबर दिया तो उन्होंने पैसे भेज दिए, फौरी तौर पे पैसे ट्रांसफ़र हुए राजनपुर, फाजिलपुर में। उन लोगों ने रज़ाइयाँ ली हैं और गरीबों में ढूंढ ढूंढ के रज़ाइयाँ बांट दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे जी, भेजने वालों को भी अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए दुनिया और आखिरत में, और कबूल फरमाए, और हमारी भी अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए। रिक्वेस्ट ये थी भी, आप भी इसी तरह की एक कोशिश ज़रूर कीजिए। कहानी जिन्होंने भेजी है उनका नाम है जी, वो कहते हैं जी सर, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लिया से है, मेरा नाम हसन है। हसन ने ये कहानी भेजी है। उन्होंने 3 कहानियाँ छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी से सच्चे, वो कहते हैं, मेरे साथ बीते वाक़यात हैं। एक उनके अपने साथ हुआ है, एक उनकी खालाजाद बहन है उनके साथ हुआ है, और ये वाला जो वाक़या है दोस्त का कज़न है, वो कहते हैं कुछ अर्सा पहले उसके साथ ये जो वाक़या हुआ, एक सच्चा वाक़या, वो इसको शेयर करना चाह रहे हैं। मैं राज प्रोग्राम जो करता हूँ इसलिए जंगलात में जाता हूँ। लाहौर में भी लोकेशंस हैं, लेकिन उतनी हॉन्टेड नहीं है कि कोई चीज़ क्लियर सामने आके खड़ी हो जाए। उसके लिए हमें जंगलों में आ जाना पड़ता है। जंगलों में क्या होता है कि आज भी शाम ढले जैसे ही अंधेरा होता है, इंसान खौफ की वजह से वहाँ पे नहीं जानता। वैसे सबसे ज़्यादा खौफ तो इंसान को इंसान से ही है। अब तो बेचारे जिन्नात भी पीछे हट गए हैं और वो कहते हैं यार, इंसानों के होते हुए हमारी क्या ज़रूरत। इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंसान को तकलीफ देने के लिए, डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए, रुलाने के लिए इंसान ही काफ़ी है। आबादियां हो गई हैं आज, जहां दूर दराज में रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूं तो वहां पे भी लाइट कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। आज भी ऐसी बहुत सारी, जिस तरह लिया उनका शहर है, इर्द गिर्द काफ़ी जंगलात, पहाड़, वीराना, शादन लुंड वाली साइड आज भी हैं। मैं जहाँ पे जा चुका हूँ, खुद भी देख चुका हूँ। जब वहाँ पे जाएं तो इतनी वीरानी होती है तो डर लगता है। रात के टाइम बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई बंदा बशर नहीं होता। वो कहते हैं उनका नाम फर्जी रख लें, असलम उनका नाम है। वो शहर में किसी काम से आया अपने मोटरसाइकिल के ऊपर,
125 होंडा सीडी उसके पास था, 125 पे वो आया। अपने काम वगैरह करने के बाद उसको याद आया कि एक दोस्त है, उससे भी मिलता जाऊं। जब वो दोस्त की तरफ गया तो शाम हो रही थी। खड़ा खड़ा मिलूंगा, बैठूंगा नहीं, ज्यादा गपशप नहीं करूंगा, थोड़ी देर दुआ सलाम करके वापस गांव पहुंचना था। गांव से शहर का सफर काफी ज्यादा था। जब दोस्त की तरफ पहुंचा तो दोस्त ना सिर्फ देख के खुश हुआ, बल्कि उसने कहा बगैर खाए पिए तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, और तुम मेरे साथ घर चलोगे, वहीं पे खाना खाओगे, इतने अरसे बाद आए हो, फिर पता नहीं कब तुम्हारा चक्कर लगे। एक वाकया याद आ गया, बड़ा खूबसूरत, मैंने पढ़ा था। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करता हूँ। जिस तरह मैंने कहा ना, इंसान को डर है तो इंसान से। किसी खातून फीमेल थी, उन्होंने एक मैसेज लिखा हुआ था, उन्होंने कहा जब आपकी स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी तो अच्छी लगती है, उसमें जो आप बातें भी करते हैं तो दिल को छू लेती हैं, ज़रूर किया करें बातें। लिख दीजिएगा कमेंट्स में, मेरी ये बातें बुरी लगती हैं तो कभी नहीं करूँगा, अगर अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। एक गरीब शख्स देहात से आता था, मक्खन बनाता, बकरियाँ पालता था। उसका ज़रिया आमदन सिर्फ यही था, बकरियों का वो दूध पालता और उसमें से जो मक्खन निकालता, मक्खन को इकट्ठा करके घी सा बनाता, देसी घी, और वो देसी घी आके शहर बेच जाता। उसके बदले वो अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें लेता। सबसे पहले वो चीनी लेता दूध में, बच्चों को पिलाने के लिए भी मीठा हो, बाकी चीज़ें भी लेता। काफ़ी अरसा वो एक बंदे के साथ कारोबार करता रहा। एक ही शख्स की दुकान पे आता था, तकरीबन 8-10 किलो उसने जो जितना भी उसने देसी घी बनाया होता, किलो किलो के पैकेट बनाए होते, वो उसको देता और चला जाता। दुकानदार ने कभी भी तोला नहीं था, उसको अंदाज़ा था कि इंतहाई गरीब शख्स है, नेक शख्स है, कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन एक दिन वैसे उसके दिल में आई, वो वहीं पे खड़ा ही था, तो उसने तोल लिया उस देसी घी को जो मक्खन से बना था। तो वो 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम था, 100 ग्राम कम था कि 1 किलो से। 1000 ग्राम का किलो बनता है, और उसने सारे के सारे तोले तो सब के सब 900 ग्राम थे। बहुत गुस्सा आया, उस शख्स को बुलाया, कहा इधर आओ। मैंने कहा क्या हो हुजूर? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बेईमानी करते हो। मैं आज तक तुम पे एतमाद करता रहा और बग़ैर इसका वज़न किए आगे भी बेचता रहा। आज वज़न किया तो पता लगा है कि ये 900 ग्राम है, 100 ग्राम तुमने कम दिया है। मैं हमेशा तुम पे एतमाद करता रहा, लेकिन तुम कैसे बेईमान निकले और तुम मेरे साथ ये बेईमानी करते रहे। उसको गिरेबान से भी पकड़ लिया, मारने ही वाला था कि लोग आ गए, उन्होंने वजह पूछी, छुड़वाया, कहा रुक जाओ यार, शक्ल से तो शरीफ नजर आता है। पूछा तुम बताओ क्यों किया तुमने ये ऐसा कुछ? उसकी आंखों में आंसू थे और उसने उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, जो दुकानदार था, उस दुकानदार की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक गरीब सा बंदा हूं, आपसे चीनी लेके जाता हूं हमेशा 1 किलो, इस चीनी को जाते ही रख देता हूं, क्योंकि पैकेट आप मुझे बना के देते हो किलो किलो के। 1 किलो का पैकेट में जाके रख देता हूं तोलने के लिए। इसी एक साइड पे आपकी एक चीनी का ये पैकेट रखता हूं और एक साइड पे मैं देसी घी रखता हूं, तो उसके बराबर में लेके आ जाता हूं। कहते हैं हुजूर तो अभी आपका पैकेट लेके आ जाता हूं, उसी के बराबर मैंने तोला है। आप तो मुझे 1 किलो देते हैं, तो मैंने भी तो उसी के बराबर तोल के दिया है। तब वो सब उस शख्स की तरफ देखने शुरू हो गए जो दुकानदार था, तो उसकी चेहरा शर्म के मारे नीचे झुक चुका था। वो गरीब शख्स उसी की तोली हुई चीनी को जाके बराबर तोल के देता था। उसको नहीं पता था दुकानदार ही पीछे से 900 ग्राम देता है। खैर, दोस्त की तरफ वो पहुंचा तो दोस्त ने कहा खाना खा के जाना घर में। ये बात इसलिए मैंने बीच में सुनाई, इंसान को डर इंसान से है। वो जो नेक बन के उसको डांट रहा था, उसको गिरेबान पकड़ रहा था, ये भूल गया था चीनी तो मैं कम तोल के देता हूं। मेरी बातें कभी कभी जो इस तरह की मैं बातें करता हूं तो मतलब पता क्या होता है, केयर किया करें इंसानों की। यकीन माने दुआएं पूरी हो जाएंगी, इबादत अल्लाह को पसंद आएंगी, आपके लफ्ज़ों में तासीर आ जाएंगी, फूंक में भी तासीर आ जाएगी। दोस्त की तरफ बैठ गया, खाना शाना खाते गपशप मारते रात हो गई। और जब उसको एहसास हुआ कि तेरी मोहब्बत में मैं बैठ गया, मैंने खाना खाया तेरे घर पे, तूने बहुत केयर की, लेकिन तुझे ये भी पता है मेरा सफ़र कितना लंबा है, मैंने जंगल को क्रॉस करके घर पहुंचना। अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, मैं तो लेट हो गया हूं। दोस्त ने कहा बिल्कुल
ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे घर का खाना खिलाए बगैर मैं भी नहीं जाने दे सकता था। तू मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ठीक है, तो अब वापस गाँव चला गया है, लेकिन मेरी मोहब्बत के तुझे घर का खाना खिलाता। खैर, उसने उसे इजाज़त दी, अपने 125 को किक मारी और उसके बाद रवाना हुआ। वो रास्ता जो वीरानी का था उसने अबूल कर लिया। आगे जो रास्ता शुरू होने जा रहा था उसमें जंगल भी थे, थोड़े से पहाड़ भी थे, और उसके बाद जाके उसका गाँव आना था। ये उन वक्तों की बात है जिस वक्त हैंड पंप ज्यादा होते थे या लोग कुएं से जाके पानी भर के आते थे। तकरीबन की रात के 8:30-9 बजे का टाइम था। मोटरसाइकिल की रोशनी में वो उस वीरान रास्ते से जा रहा था जहां पे गर्मियां तो थीं लेकिन रात हो चुकी थी, घुप अंधेरा था, इर्द गिर्द कोई रोशनी नहीं थी। और जहां कहीं उसके मोटरसाइकिल की हेडलाइट से निकलती हुई रोशनी सामने तक जा रही थी, अंधेरे का रास्ता चीरते हुए रोशनी फैलाती जा रही थी, और एक मोटरसाइकिल की इंजन की आवाज थी जो उसके कानों में पड़ रही थी, और वह सुकून से अकेला बैठा मोटरसाइकिल को चलाए जा रहा था। काफी फासले से ही उसको दो ह्योले नजर आए। रात की तारीकी थी और जिस कच्चे रास्ते से वो गुजर रहा था उस रास्ते को देखने के लिए उसकी मोटरसाइकिल की जो लाइट थी उसको रास्ता दिखाते हुए जा रही थी। उस कच्चे रास्ते को भी अंधेरे की तारीकी ने ढांप रखा था। उस मोटरसाइकिल की निकलने वाली रोशनी, वो जो उस कच्चे रास्ते पे तारीकी फैली थी उसको हटा रही थी, रास्ता बना रही थी, रोशनी पैदा कर रही थी। वहीं दूर दो ह्योले नजर आए। या अल्लाह, खैर ये कौन है? जैसे जैसे वो करीब जा रहा था वो रोशनी जैसे जैसे और उसके लिए उजाले का बंदोबस्त करते, रोशनी पैदा करते, रास्ता बनाते हुई जा रही थी, तो दूर से ही उसने देख लिया कोई इंसान लगते हैं दो। और करीब गया तो उसकी आंखों ने देखा दो औरतें जिन्होंने सर पे घड़े उठाए हुए हैं, रोड के किनारे खड़ी वो इंतजार कर रही हैं। और जब वो बिल्कुल उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने हाथ से इस तरह इशारा किया जैसे रुकने का इशारा कर रही हो। ये उन वक्तों की बात है जब चोरी डकैती नहीं होती थी और कोई इंसान बीच रास्ते में किसी को रुकने का इशारा करता था तो इंसान जरूर मदद के लिए रुकता था। आज डर खौफ होता है, कोई नहीं रुकता होता, उस वक्त लोग रुकते थे। उसने भी बाइक रोक दी। जब वो करीब पहुंचा तो देखा दो हसीनो जमील नौजवान लड़कियां जिन्होंने जिस्म पे वो लिबास पहन रखा है जो उन्हीं के इलाके का आबाई लिबास था। हर इलाके का एक अपना कल्चर सकाफत होती है, उसी के हिसाब से लिबास पहनते हैं। तो वो पहचान गया कि यहीं कहीं करीब के किसी गांव की ये हैं, और वो हैरान उनको देख रहा था जिन्होंने उसको हाथ दे के रोका था। तो उसने पूछा, हाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा, हम पानी भर के जा रहे थे, हमारे घर में पानी आज ख़त्म हो गया, घर में कोई मर्द है नहीं, ख़वातीन ही हैं, बूढ़ी माँ है। तो मैंने फिर अपनी सहेली से रिक्वेस्ट की कि घर में पानी नहीं है पीने को भी। उसने कहा मेरे घर में भी पानी बहुत कम रह गया है, तो मजबूरन हमें निकलना पड़ा है कुएं से पानी भरने के लिए। अब घर में कोई मर्द तो है नहीं, और इस वक्त शाम के टाइम हम किसी मर्द को कहते तो वो कोई भी हमारे साथ ना चलता, डांट पड़ती कि तुम लोग पहले क्यों नहीं लेके आए। वालदा की तबीयत ख़राब थी, हम लोग जा नहीं सके इसलिए कि सुबह तक गुजारा हो जाएगा, लेकिन प्यास इतनी ज़्यादा घर में फैल चुकी है कि हमें मजबूरन रात के इस पहर शाम को आना पड़ा। हम इस कोशिश में थी दोनों के जल्दी से पहुंचेंगी और पानी भर के जल्दी से वापस आ जाएंगी, लेकिन जब हम घर से निकली तो अभी अंधेरा पूरा नहीं फैला था, फैल रहा था। हमने कहा अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगी। और हम जब घर से निकल पड़ी, आधे रास्ते में ही थी, तो पता लगा अंधेरा इस तरह फैल चुका कि जो हमारी चलने की रफ्तार थी वो खुद ब खुद स्लो हो गई, क्योंकि अब हमें चांदनी, रात तो थी, उस चांद की रोशनी में रास्ता देखते देखते आखिर हम कुएं तक पहुंच गई। हमने वहां से पानी भर लिया। जब वापसी का राह लिया तो खूब अंधेरा हो चुका था। अब इतना अंदाजा हो गया कि काफी मुश्किल पेश आएगी तेज चलने में। हम आहिस्ता आहिस्ता तो चल लेंगी, तेज नहीं चल सकेंगी। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम इस कच्ची सड़क तक पहुंच गई हैं।
और हम परेशान ये हैं, ये भी एक लंबा सफ़र है। फ़र्क ये है, बीच वाले जो रास्ते से होके आए हैं वहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल था, हमें काफ़ी टाइम लगा है रास्ता देखते हुए, कहीं पाँव में पत्थर ना लग जाए, कोई झाड़ी ना लग जाए, अपने आप को बचा बचा के। जब इस कच्चे रास्ते पे हम आ रही थी तो दुआ कर रही थी शायद कोई गुज़र हो किसी का तो हम उससे मदद ही मांग लें, हमें आगे तक वो लेता जाएगा। तो दूर से आपकी मोटरसाइकिल की हमें रोशनी नज़र आई। दूर से हमें जब ये रोशनी नज़र आई तो हम दोनों सहेलियां रुक गईं कि देखें कौन है, उसको हाथ का इशारा करते हैं, अगर वो हमारी मदद कर देता है तो हमें आगे इसी रास्ते से ही हमने गुजर के जाना है। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर और आगे है, उसके बाद हमने राइट अंदर पैदल ही चली जाएंगी, अगर तुम हमारी इतनी मदद कर दो कि ये रास्ता ही हमें अबूर करा दो, अगर पीछे बिठा लो हमें। उसने देख लिया था वो उसके गांव की दोनों खातून हैं और उन्हें घड़े भी उठा लिए हैं। उसने एक दफ़ा गौर से उनका जायज़ा लिया, उनके कपड़े भी वैसे ही उसी गांव के थे, लेकिन सिर्फ ये था गुर्बत उन कपड़ों से झलक रही थी, कुछ पुराने से लग रहे थे, फटे से लग रहे थे, जिससे लगता था कि जिस जगह से ये पानी भरने आई हैं वहां पे कुछ गुर्बत ज़्यादा ही है। उसने कहा ठीक है। वो आगे होके बैठ गया और उसने कहा तुम दोनों पीछे बैठ जाओ और जहां रोकना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उन्होंने बहुत शुक्रिया की अदा किया और इस तरह नजर आई जैसे वो बहुत एहसानमंद हो कि उसने उनको लिफ्ट दे दी और बाइक पे पीछे बिठा लिया। वो दोनों पीछे बैठ गई और जो उन्होंने घड़े पानी के उठाए हुए थे, जो भरे हुए थे, वो अपनी गोद में रख लिए। उसने मोटरसाइकिल चला दिया। वो ये बात सोच रहा था कि एक रात का ऐसा पहर है कि इन बेचारियों को कौन मदद करेगा, कौन लिफ्ट देगा, क्योंकि मैं तो लेट हो गया हूं इस वजह से आ रहा हूं, वरना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे रास्तों पे रात को कोई गुजरे। खैर वो उनको ले के चल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर गया तो पीछे लड़की का कहका सुनाई दिया, जैसे वो आपस में किसी बात पे हंसी हों। उसकी तवज्जो पीछे की तरफ हुई है, किसी बात पे हंसी हैं, जैसे लगता था उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई शरारत की है। तो उनमें से एक जो थी बाकायदा खुला के नहीं हंसी थी, एक जैसे हल्की सी हंसी निकलती है, बंदा उसको दबाने की कोशिश करता है, तो ऐसी ही हंसी थी। थोड़ा सा भी बाइक और बढ़ा तो लड़की ने शायद कहीं शरारत में उसके कान पे उंगली टच की। उसने कहा पत्नी को मच्छर है क्या, चलते बाइक पे उसने यूं किया तो पीछे फिर हल्की सी एक खिसियानी इस तरह की, जिस तरह कोई छुप के हंसता है, हंसी रोकने की कोशिश करता है, इस तरह की खिसियानी सी हंसी सुनाई दी, खिसियानी सी। फिर थोड़ी देर के बाद उसी लड़की ने, जिसने उसके कान पे उंगली लगाई थी, दूसरी तरफ उंगली टच की। तो फिर उसने यूं किया कि यार ये क्या मसला है, और पीछे वो दोनों फिर से हंस पड़ी। अब उसको अंदाजा हो गया पहले भी यहां कोई मच्छर वगैरह नहीं था, इस तरफ भी उस लड़की ने ही शरारत की, पहले उधर भी उसने शरारत की थी, और अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि लड़की ने उसकी कमर पे इस अंदाज में हाथ रखा कि उसको गुदगुदी सी महसूस हुई। जल्दी से लड़की ने हाथ पीछे कर लिया और वो सोच रहा है कि ये क्या उसने किया है, कि दोबारा से दूसरी साइड पे बाकायदा जैसे कोई गुदगुदी करता है, उसने गुदगुदी की। तो उसने जिस्म को यूं यूं किया जैसे कोई करता है जिसके गुदगुदी आप निकालने की कोशिश करें। तो उसने कहा क्या कर रही हैं आप, तो पीछे से दोनों हंस पड़ी। इसी तरह वो थोड़ा सा ही अभी और आगे गया था कि बाकायदा तौर पे जैसे कोई जिस्म पे इस तरह हाथ टच करता है, जिस तरह शरारत के से अंदाज में। असल में एक नौजवान लड़का था और उसके पीछे दो लड़कियां जो कभी उसके कान को हाथ लगा रही थी और कभी उसको गुदगुदी कर रही थी। अब उसके जिस्म पे इस अंदाज में हाथ रखा गया कि उसको महसूस हुआ कि कोई भी नौजवान लड़की किसी नौजवान लड़के के हाथ कमर पे, जिस्म पे इस अंदाज में हाथ रखे तो वो उस इशारे को समझ सकता था। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, अपना हाथ पीछे उठाओ। लड़की ने हाथ पीछे हटा लिया। यही फासला, जो एक बहुत तेजी से बाइक नहीं चल रहा था, एक दरमियानी स्पीड से था, रात का टाइम था और जो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था, पक्की सड़क थोड़ी थी कि वो तेजी से चला के जाता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। उसके मना पर करने पे उसने हाथ तो उठा लिया, लेकिन फिर से एक हाथ उसके जिस्म पे आके आगे उसके सीने पे उस लड़की ने हाथ रखा और इस अंदाज में हाथ उसके सीने पे घुमाया कि ये इशारा होता है मर्द के लिए, जो फौरन एक मर्द इस इशारे को समझ जाता है
वो उसके जिस्म को इस अंदाज में आप बाकायदा छेड़ रही थी जैसे एक नौजवान लड़की किसी भी नौजवान लड़के के जिस्म को इस अंदाज में छेड़ती है कि वो उसका इशारा समझ जाता है कि लड़की उसको दावत गुनाह दे रही है। वो एकदम से अलर्ट हो गया और उसने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? और इस दफ़ा जब उसने कहा, पहली दफ़ा तो उसने हाथ इस तरह अंदाज में रखा था और पीछे कर लिया था, इस दफ़ा उसने जब कहा क्या कर रही हो तुम, तो उसने अपना हाथ उसी अंदाज में उसको सीने पे इस तरह घुमाती रही अजीब से अंदाज में कि उसको बहुत बुरा लगा कि ये क्या कर रही है मेरे साथ, हाथ पीछे करो। और उसने फिर भी हाथ पीछे जब नहीं किया, तीसरी दफ़ा डांटने भी उसका हाथ उसको एक अजीब से अंदाज में फेर रही थी उसके सीने पे, तो उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। नीचे उतरो मेरे बाइक से, नीचे उतरो तुम। रात का टाइम एक दो लड़कियों जिसको आपने लिफ्ट दे दी है, वो पहले तो शरारत करके खिसियानी हंसी हंसती हैं, शरारत करती हैं, फिर एक जिस्म पे हाथ रखती हैं तो मना करने पे उठा लेती हैं। अब वो मना भी कर रहा है और वो फिर उसके जिस्म को ऐसे हाथ से मसल रही है कि उसको एक बेहुदा हरकत समझ के कहता है रुको, और वो जब नहीं रुकती तो वो फौरन बाइक रोक के कहता है नीचे उतरो। वो दोनों इतना गुस्से में था कि दोनों उतर गई। अब जैसे ही बाइक से उतरी तो गुस्से से सुर्ख हो चुका था और उसी वक्त उसने मुड़ के डांटना चाहा उन दोनों की तरफ देख के कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये हरकत की है, मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूं, तुम्हें साथ घटिया हरकतें कर रही हो। उसी लम्हे उसने जैसे ही गर्दन पीछे घुमाई तो उसने जो बगौर उनका जायजा लिया था, जो बिल्कुल एक मासूम सी दरमियानी शक्ल सूरत की, सांवला सा रंग और पुराने फटे से एक मैले से कपड़े पहने हुए थे, अभी भी वही हुलिया था। फ़र्क ये था उसी वक्त उसकी निगाह उन पाँव पे पड़ी थी जो उस वक्त वो नहीं देख सका था। तो इस वक्त जब उसने दोनों के पाँव देखे तो दोनों की एड़ियां आगे की तरफ थी और अंगूठे वाली साइड पाँव की पीछे थी। उन दोनों के पाँव मुड़े हुए थे। पीछे मुड़ते ही जब उसने गर्दन घुमा के पीछे देखा तो पहली निगाह ही पाँव पे पड़ी। वो सीधी खड़ी थी, लेकिन सीधे खड़े हुए पाँव की उंगलियां आगे वाली साइड पे होती हैं, लेकिन उन दोनों की पीछे वाली एड़ियां जो थीं वो आगे थीं और पाँव उल्टे थे, अंगूठे दूसरी साइड पे। वो एकदम समझ गया। फौरी तौर पे उसने मुंह उठाया और जैसे ही उनके चेहरों की तरफ देखा तो वही जो हसीनो जमील तो नहीं थी, दरमियानी शक्ल की लड़कियां थीं, सांवला सा रंग था, आम सी एक देहात की लड़कियां लग रही थीं जो वहीं की रहने वाली, वहीं के हुलिये में थी। तो सिर्फ कपड़े उनके जिस्म पे वही थे, चेहरा इंतहाई काला स्याह और इंतहाई भयानक हो चुका था। सिर्फ उसके अंदर एक आंखें थीं जो वाइट वाइट थीं, ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है वो भी नहीं था, टोटली वाइट दोनों आंखें थीं जो नजर आ रही थी और काला स्याह उनका चेहरा था और इंतहाई खौफनाक चेहरा, यानी इतना काला स्याह ऐसे कि उसको देख के डर लगे। और उनके पांव भी उल्टे हो चुके थे और सबसे हैरत अंगेज बात थी, उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। और वो उसको देख के अभी भी शरारती अंदाज पे चेहरे पे उनके मुस्कुराहट थी। जैसे वो पहले खिसियानी हंसी हंस रही थी, अभी वो शरारती अंदाज में खड़ी उनको देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पे इतना खौफनाक हैबत थी, ऐसा भयानक चेहरा था कि वो थर थर कांपना शुरू हो गया। नौजवान था, अभी तक बाइक पे बैठा हुआ था, बाइक अभी भी स्टार्ट थी और वो कुछ ही फासले पे जो उतर के खड़ी हो गई थी। जैसे ही उसने उसको पाँव को देख के चेहरे को देखा तो एक लम्हे में ही समझ गया उल्टे पाँव वाली चुड़ैलें थी जिनके चेहरे अपने ओरिजिनल रंगो रूप, काले स्याह भदे और खौफनाक झुर्रियों भरे बदसूरत चेहरे हो चुके थे। उसी लम्हे जो बाइक स्टार्ट था उसने फौरी तौर पे उसको गियर लगाया और एक्सीलेटर जिस तरह वो दबा सकता था उतने उसने दबाया। 1 to 5 तो एक दौड़ने वाला मोटरसाइकिल है। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं, बाइक दौड़ाता रहा, वो दौड़ाता रहा। पीछे क्या मंजर था, वो पीछे आई, खड़ी रहीं, गायब हो गई, वो नहीं जानता। बस असलम बाइक को दौड़ाए जा रहा था, दौड़ाए जा रहा था, दौड़ाए जा रहा था। वो सारा कच्चा रास्ता, वो आगे पहाड़ी रास्ता उसने आगे कैसे अबूर किया वो खुद नहीं जानता था। सिर्फ एक बात कि वो उड़ा रहा था बाइक को, इतनी तेज चला रहा था जैसे कहते हैं उड़ा रहा हो। और जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो घर को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तो वो
ब्रेक उसने नहीं लगाई, वो अपने घर के दरवाजे पे, लकड़ी का जो दरवाजा था वहां पे पहुंचा तो उसको तोड़ता हुआ, बाइक रोकी नहीं उसने, दरवाजे के करीब जाके इतना खौफजदा था कि मेरे पीछे ही ना आ रही हो, कि उसने दरवाजे को जोर से बाइक मारा तो वो लकड़ी का दरवाजा बकायदा टूट के नीचे गिर गया और बाइक चलाता हुआ वहां से, उसको लगा भी वो दरवाजा अंदर दाखिल हुआ और घर के सहन में जब पहुंचा तो बाइक जमीन पे गिरा। फुल रेस दी हुई थी बाइक को, बाइक गां 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 की आवाजें निकल रही थी, वो भी जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। जब वो दरवाजे में इतनी जोर से लगा और दरवाजा टूटा तो सारे घर वाले जाग गए, वहां पे जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मां जाग रही थी, बेटा अभी तक पहुंचा नहीं था। और जैसे ही वो तोड़ता हुआ अंदर आया और नीचे गिरा तो सारे भाग के पहुंचे, असलम असलम। बाइक एक्सीलेटर उसका दबा हुआ था, हाँ कि उसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। वो जमीन पे पड़ा था और सारे परेशान हो गए, भाग के गए, असलम को उठाया, वो बेहोश था, उसको उठा के चारपाई पे ले गए, बाइक को बंद किया, उसको ऑफ किया, उसका इंजन ऑफ किया, उसकी रेस बढ़ी हुई थी, एकदम सारे परेशान हुए, उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। असलम बेहोश था, होश में नहीं आया। भाग के गए, इधर उधर के जो हमसाए थे, बुजुर्ग थे, उनको भी लेके आ गए, वो सारे उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। किसने कहा डॉक्टर को बुलाओ, उन्होंने कहा इस वक्त तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर तो सुबह मिलेगा, हकीम जो उस इलाके का था, तो क्या किया जाए। तो वहीं पे उन्होंने कहा जो फलां कारी साहब हैं या उस इलाके के जो वो थे, कुरान मजीद पढ़ाते थे, उनको वो कहा बुला के ले आओ, शायद वो आके इसके ऊपर सूरत पढ़ें, दम पढ़ें, बच्चा होश में आए। और ऐसे ही हुआ, उनको बुला के लाए और जब वो आए उसके ऊपर पढ़ते रहे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, उसके ऊपर दम करते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे, तो थोड़ी देर तक असलम ने आंखें खोल दी। जब उसने इर्द गिर्द सबको देखा, कारी साहब को देखा, तो ऐसे लगा वो शदीद खौफजदा था, शदीद खौफजदा था, उसकी आंखें बता रही थी वो बहुत डरा हुआ था। और जब उसको एहसास हो गया कि मैं अपने घर में मौजूद हूं, तो घर वालों ने कहा, वो बोल नहीं पा रहा था, उसने कहा क्या हुआ, तुमने दरवाज़ा तोड़ा है, अंदर आए हो, गिर के बेहोश हो गए हो। और जब उसको समझ लग गई वो घर पहुंच चुका है, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसने सफ़र अपना कैसे तय किया था, ये ज़रूर याद था कि उसके पीछे क्या हुआ था। तब वो कहते हैं घर वालों ने जब उसको हौसला दिया, कारी साहब ने हौसला दिया, पढ़ते रहे, उसके ऊपर मज़ीद भी होश आने के बाद पढ़ते रहे, और उससे पूछा गया तो तब उसने वो सारा वाक़या सुनाया जो उसके साथ हुआ था। और उसने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कैसे घर तक पहुंचा हूं, उसको ये तक होश नहीं था कि उसने घर का दरवाज़ा तोड़ा है, बाइक अंदर कैसे लेके आया, गिरा है, बेहोश हो गया है। वो कहते हैं 9 रोज़ तक, 9 डेज़ उसको बुखार रहा है, तब जाके उसका बुखार भी उतरा है, वो खौफजदा रहा है और उसने तौबा की है उसके बाद ज़िंदगी में कभी मैं लेट इस तरह नहीं गुजरूंगा। ये वाक़या उसके जो उन्होंने सुनाया, दोस्त का कज़न है असलम जिसके साथ हुआ। और दूसरा वो कहते हैं कि उनकी खाला, मेरी खाला की बेटी है, रिहाना फर्जी नाम है उनका, 10 साल हो गए मुझे, उन्होंने कहा कि मैं उसका इलाज भी करके दूं, उसके साथ अभी तक वाक़यात हो रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब पहली दफ़ा खुद ब खुद उसके अंदर हाज़िरी हुई तो वो एक अजीब व गरीब कंडीशन में थी कि उसके हाथ पांव मुड़ गए और वो बेहोश हो गई। घर वालों को कुछ समझ ना आया क्या हुआ है क्या नहीं, वो उसके ऊपर हाथ पांव उसके मसाज करते रहे, इस तरह मसलते रहे कि क्या हुआ, जिस तरह घर वालों को समझ नहीं लगी, क्योंकि कोई वाक़या नहीं हुआ था, कोई लड़ाई, कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, तो बच्ची को क्या हो गया। खैर हाथ पांव ऐसे मलते रहे, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो गई। वो यही समझे कि उसको जिस तरह मिर्गी का दौरा पड़ता है या कोई दौरा पड़ता है, तो घर वाले यही समझे शायद कोई बच्ची है, दौरा पड़ा है या क्या हुआ है, हमने हाथ पांव को ऐसे रगड़ा है तो वो ठीक हो गई है। उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसको ये दौरा नहीं पड़ा, भूल गए सब, एक नॉर्मल सी बात थी। 5-6 महीने के बाद दोबारा से रिहाना के अंदर यही वाक़या हुआ। वो रोटी बैठी खा रही थी कि रोटी खाते खाते एकदम से लुकमा उसके मुंह में ही था कि एकदम से उसको क्या हुआ, उसके जिस्म ने झटके लेने शुरू कर दिए और झटके लेते लेते उसके हाथ पांव मुड़ गए और फिर उसी तरह वो बिस्तर पे गिरी, बेहोश हो गई। माँ भी पास बैठी थी, जल्दी से उठी, बेटी को पकड़ने की कोशिश की, उसका जिस्म झटके मार रहा था। माँ उसके झटकों को तो नहीं रोक सकती थी, बेटी को सहारा देने की कोशिश करती रही, लेकिन बेटी बेहोश हो गई, यहां तक कि उसका लुकमा भी मुंह में रहा। माँ ने वो लुकमा भी निकाल लिया कहीं गले में फंस ना जाए। फिर से उसके हाथ पांव इस तरह मसाज करते रहे और कुछ देर के बाद वो फिर से ठीक हो गई।
दूसरी दफ़ा जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ थी, वो परेशान हो गई, घर वालों से कहा इसको किसी हकीम के पास लेके चलते हैं। हकीम से जाके गए, दवाई लेके, हकीम ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं, ये दवाई खिला दें ठीक हो जाएगी। वो कुछ दवाइयाँ खिलाते रहे और हुआ भी ऐसे, वो ठीक हो गई, लेकिन असल में ठीक नहीं हुई। वो जो दौरा उसको पड़ता था वो 5-6 महीने बाद पड़ता था। दवाई खिलाने के बाद वो यही समझे कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। उन्होंने उसको दवाई खिलानी भी बंद कर दी क्योंकि वो ठीक हो गई थी। एक दवाई लेके आया और जब दवाई ख़त्म हुई तो यही समझे बेटी ठीक हो गई है। फिर जब तकरीबन 6 महीने बाद उसको सेम यही कैफियत हुई, फिर से ये दौरा पड़ा तो फिर परेशान हो गए। फिर हकीम साहब के पास लेके गए तो हकीम साहब ने कहा बच्ची है, अभी कभी कभी ये होगा, आगे ठीक हो जाएगी, दवाई आप बंद ना करें, दवाई खिलाते रहें। दवाई वो खिलाते रहे, लेकिन हर 5-6 महीने बाद एक दफा उसको ये दौरा जरूर पड़ता था। डॉक्टर के पास भी गए, उसको भी दिखाया, हकीम के पास भी गए, यहां तक कि वहां का जो एक पीर था, पीर साहब के भी दरबार पे लेके गए। पीर साहब ने भी उसके ऊपर दम दरूद किया, पानी दिया, एक तावीज़ बना के दिया कि इसके गले में रिहाना के डाल दें, ये ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये ठीक है। वक्त गुजरता रहा, ज़्यादा दौरे तो नहीं पड़ते थे उसको, कभी कभी दौरे पड़ते रहे। घर वालों के लिए भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। जब भी उसको इस तरह का दौरा पड़ता, उसके हाथ पांव मुड़ जाते, उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, लड़की या बेहोश हो जाती, आंखें या बंद होती हैं, आंखें ऊपर की तरफ होती, वो थोड़ी देर उसको मसलते रहते, वो ठीक हो जाती। यहां तक कि रिहाना जवान हो गई, और जब जवान हुई तो वालिदैन ने फैसला किया इसकी शादी कर दी जाए। वो जो उसको दौरा पड़ता था वो एक आम सी बात थी, उसमें कभी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं हुई थी जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। एक दौरा था जो पड़ता था, 5-6 महीने में एक दफ़ा पड़ता था, लेकिन हाथ पांव मसलने से वो ठीक हो जाती थी, इसलिए उसको नॉर्मल ही समझते थे। उसकी शादी हो गई। शुरू में तो वही 4-5-6 महीने बाद उसी तरह ही उसको दौरा पड़ता, और पहली दफ़ा उसके शौहर और उसके घर वाले, शौहर के घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने भी हाथ पांव मसले और सारा कुछ किया, उनको काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार वो ठीक हो गई। जब उसके माँ बाप से जिक्र किया इस बात का तो उन्होंने कहा हाँ, इसको कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं होता, तो इसके हाथ पांव मलें तो ये ठीक हो जाती है। वो भी ऐसा ही करते रहे। वो एक अच्छी बीवी के तौर पे अपने शौहर का ख्याल रखती, शौहर भी उससे खुश था, बीवी के जितने भी हकूक होते हैं वो सारे पूरे कर रही थी, खाना पकाना, रोटी देना, मतलब एक शौहर के जितना भी ख्याल रखना होता है वो सारे कर रही थी, ज़िंदगी सही गुजर रही थी। लेकिन ये जो वाक़या होता था 5-6 महीने बाद, शौहर भी उसको अफोर्ड कर देता, बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए कि उसके हाथ पाँव मलते ठीक हो जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसी तरह ही उसको दौरा पड़ा, और जब वो हाथ पाँव मुड़ गए और वो नीचे गिर गई, तो वो रूटीन समझ के कि 5-6 महीने बाद एक दौरा पड़ता है, हाथ पाँव मल रहे थे, तो उस दिन जब वो उठ के बैठी है तो उसकी जो आंखें थीं वो अजीब सी हो चुकी थी। ना सिर्फ आंखें अजीब सी हो चुकी थी, बल्कि जब वो बोलना शुरू हुई तो उसके अंदर से कोई छोटी सी बच्ची थी, जो बहुत छोटी 6-7 साल की तोतली लड़की होती है, वो बोल रही होती है। क्योंकि वो अगर अपनी आवाज़ भी बदल के ऐसे बोलना चाहती तो वो नहीं बोल सकती थी, रिहाना की आवाज़ बिल्कुल चेंज थी। लेकिन वो जो बच्ची उसके अंदर बोल रही थी, वो 6-7 साल की, 5-6 साल की लड़की थी, वो बिल्कुल तोतली कोई छोटी सी बच्ची थी। और जब वो बोलती गई, वो बोलती गई, वो बोलती गई, सबके नाम लेके बात कर रही थी, ऐसी ऐसी बात कर रही थी जो जिसको बारे में वो बात कर रही थी वो बात सिर्फ उसी बंदे को पता थी, किसी और को नहीं पता थी। मिसाल के तौर पे सामने बैठे हुए कोई काशिफ बैठा है तो उसने कहा काशिफ मुझे पता है तू ये करता है और तू ये भी करता है, तो ये बात सिर्फ काशिफ जानता था और कोई नहीं। और सामने बैठे सुमैरा से उसने कहा सुमैरा मुझे पता है तू ये कर रही है और तू ये भी कर रही है, और सुमैरा जानती थी कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। और वो तोतली आवाज़ की 5-6 साल वाली बच्ची सबके राज बताई जा रही थी। सब उसी वक्त समझ गए कि ये कोई छोटी बच्ची नहीं, या इस वक्त रिहाना नहीं बोल रही, इसके अंदर जिन्नात बोल रहे हैं। इतने राज जो अंदर से वो बताई जा रही है, ये इंसान नहीं जा सकता। तो वहीं पे बैठी हुई बुजुर्ग खातून ने से पूछा कौन है तू? उसने कहा मैं अल्लाह लोग हूं। अल्लाह लोग सराइकी में कहते हैं जो जिन्नात होते हैं उनको कहते हैं अल्लाह लोग। तो उन्होंने जब उससे सवाल जवाब किया तो तब उसने कहा कि हाँ, हम इसके साथ
मतलब उन्होंने सराइकी में उसको बताया कि हम अल्लाह लोग हैं। उन्होंने कहा तुम इसके साथ क्यों हो? उसने कहा मैं इसके साथ आज से थोड़ी हूँ, मैं तो कब से इसके साथ हूँ। मैं ज़ाहिर नहीं होती, मैं इसके अंदर ही होती हूँ, इसके साथ ही रहती हूँ, कभी कभी अपना आप ज़ाहिर करती हूँ। मेरा तो इसके साथ ताल्लुक़ कब का जुड़ चुका है। और जब घर वाले उससे बात कर चुके, बूढ़ी ने भी बात कर ली, तो सारे इतना खौफजदा हो गए कि आज उन्होंने जिस लड़की को 6 महीने बाद एक दौरा पड़ता था, यह रूप देख लिया था कि उसके अंदर किसी की हाजिरी होती है। उसके बाद शौहर इतना डर गया और वो समझ गया कि इसके अंदर किसी का बसेरा है, इसके अंदर कोई है, काफ़ी सालों से इसके साथ जुड़ा हुआ है और वो एक फ़ीमेल है। तो उस शौहर ने उसको तलाक दे दी, उसको छोड़ दिया, उसके माँ बाप के घर उसको छोड़ आया। सारी तफसील भी उसने माँ बाप को बता दी कि इसको सिर्फ दौरा नहीं पड़ता, इसके अंदर कोई चीज़ रहती है। माँ बाप परेशान हो गए। बेटी थी, तलाक लेके घर आ चुकी थी। फिर 5-6 महीने बाद उसको दौरा पड़ा और वही उसी तरह हाथ पाँव मले गए, हाथ पाँव का मसाज किया गया। देखना चाहते थे कि आज भी उसके अंदर हाजिरी होती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी हाजिरी नहीं हुई। माँ बाप के घर वो कई सालों तक रही, 3-4 साल शादी तलाक के बाद भी रही, लेकिन जब भी उसको दौरा पड़ता था, हाजिरी नहीं हुई, तो उसके माँ बाप यही समझे, उन्होंने इस दौरे की वजह से इसको छोड़ दिया है। ये जो इसको दौरा पड़ता है, इससे डर गए हैं, उसकी वजह से तलाक दे दिया, या कोई और रीज़न थी जिसकी वजह से तलाक दी है, लेकिन बहाना उन्होंने जिन का बना के हमारी बेटी का घर उजाड़ दिया। अगर जिन होता तो अब भी उसके अंदर हाजिरी होती, अब भी उसको उसी तरह दौरा पड़ता, 6 महीने में एक दफ़ा, और वो मसाज करते, हाथ पाँव मसलते, वो ठीक हो जाती। फिर से उसके लिए एक रिश्ता आया और उन्होंने उसको बता दिया कि इसको 6 महीने बाद इस तरह एक दौरा पड़ता है, लेकिन कोई ख़तरनाक नहीं होता, उसके हाथ पाँव मलते हैं तो ये ठीक हो जाती है। हमने डॉक्टर से, पीर से, सबसे इलाज कराया है, लेकिन इसका इलाज नहीं हुआ। ना पीर साहब के तवीज़ से कोई फ़र्क पड़ा है, पानी से फ़र्क पड़ा है, ना ही हकीम ना की दवाई से, ना डॉक्टर की दवाई से। तो दूसरी फैमिली ने कहा हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी लेट करनी शुरू कर दी। वो देखना चाह रहे थे। तो उन्हीं दिनों में रिहाना को दौरा पड़ा और वो लोग भी कुदरती तौर पे उसी घर में मौजूद थे। और जब उसको दौरा पड़ा तो उसका जो होने वाला एक दूसरा शौहर था वो भी बैठा था, उसके घर वाले भी बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि रिहाना को दौरा पड़ा है तो औरतें देख रही थी कि उन्होंने थोड़ी देर तक उसके हाथ पाँव मसले, ऐसे मसाज किया पाँव का, हाथ का, और उसके बाद वो उठ के बैठ गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो उन्होंने कहा ये दौरा है जिसकी आप बात कर रहे थे, जो इसको पढ़ता है और वो इस तरह हो जाती है। उन्होंने कहा जी ऐसे ही होता है, ये 6 महीने में एक दफ़ा होता है, अभी आपके सामने हुआ, ठीक हो गया और इसको कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा ये कोई मसला नहीं है, हम तैयार हैं। क्योंकि जो उसका दूसरा शौहर था उसकी भी पहली शादी नहीं थी, उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, वो दूसरी शादी करना चाह रहा था। यूं कर रिहाना की दूसरी शादी भी हो गई। वहाँ पे भी शुरू में इसी तरह दौरे पड़ते रहे, वो हाथ पाँव का मसाज करते, वो ठीक हो जाती। लेकिन वहाँ पे भी जब एक दिन ऐसी हाजिरी हुई कि वो बेहोश हुई और वो उसके हाथ पाँव मसाज कर रहे थे, जब वो उठ के बैठी है तो उस दिन नज़ारा ये हुआ है कि उसकी ज़बान जो थी वो इतनी बाहर निकल आई कि किसी भी इंसान की ज़बान इतनी नीचे नहीं आ सकती। किसी इंसान में, बेशक वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जिसकी ज़बान बाहर निकलती इतनी लंबी नहीं थी कि उसकी ज़ुबान, जो उसकी रिहाना की ज़ुबान थी, वो लटक के यहाँ तक पहुँच गई कि सारे डर गए कि ये ज़बान रिहाना की नहीं है। और ज़बान यहाँ पे लटकी हुई थी और अंदर से एक तोतली 5-6 साल की, सेम वही लड़की जो शौहर की तरफ बोली थी, जो शौहर ने आके रिहाना के माँ बाप को बताया था, पहले शौहर ने, कि इसके अंदर से एक तोतली लड़की बोली थी और उसने कहा था हम इसके साथ रहते हैं। तो उस दिन उसकी ज़बान यहाँ तक बाहर आ गई, गर्दन तक, नीचे तक बाहर आ गई, और वो तोतली लड़की बोल पड़ी, हाँ हम इसके साथ रहते हैं और बहुत पुराना रहते हैं और हम इसको किसी का नहीं होने देंगे। बस आज तुम्हें कहने आए हैं, आज के बाद कोई भी इसको हाथ ना लगाए, ये हमारी है, हमारे साथ ही रहेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें उस तोतली लड़की ने की। उसके फौरन बाद शौहर इतना डर गया कि उसने उसको तलाक दे दी। कहते हैं कि वो जो कज़न है उसको दूसरी तलाक भी हो गई और अब वो घर आ चुकी है। तो वालदैन को इतनी समझ लगी है, शायद पहले शौहर ने भी झूठ नहीं बोला था, कोई तोतली लड़की आई थी, क्योंकि उन्होंने जब दूसरी जगह पे शादी की थी तो उनको ये तो बता दिया था कि इसको दौरा पड़ता है, ये नहीं बताया था कि कोई तोतली औरत, तोतली लड़की इसके अंदर हाजिर हुई थी जिसकी वजह से इसका शौहर ने पहली तलाक दी थी। और जब दूसरी शौहर, उसकी फैमिली ने भी बताया कि इसके अंदर से इस तरह बच्ची बोलती है और इस तरह तोतली आवाज़ में बोलती है, जिसकी उम्र 5-6 साल की लगती है,
ये नहीं बोल सकती, वो वाकई कोई लड़की बोल रही होती है, उसकी ज़बान यहाँ तक नीचे निकल आई थी, तो इसलिए हम इसको घर छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि कहानी को भी इसको शामिल कीजिए और इसका इलाज भी करके दीजिए। कोई पीर फ़कीर हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब को आजमा चुके हैं, उसके बावजूद उसका इलाज नहीं हो रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसका इलाज करके दीजिए, उसको ठीक करके दीजिए। तो मैं आज आपकी कहानी के तवज्जुह से ही आपको लाइव कह रहा हूँ। इससे पहले कि आपकी तीसरी कहानी भी सुनाता हूँ छोटी सी, आपको कह रहा हूँ आप मुझे फौरी तौर पे उस लड़की की 3-4 तस्वीरें भेजिए, क्लियर चेहरे की तस्वीर हो, सामने की तरफ वो देख रही हो, नाम और उसकी वालदा का नाम, और वीडियो भी छोटी सी उसकी बना के भेजिए। नहीं तो तस्वीर क्लियर होनी चाहिए सामने की तरफ देखते हुए, या वीडियो बनाइए सामने की तरफ वो देख रही हो, और तस्वीरें 3-4 लाजमी मुझे बना के भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पानी दम करके देता हूँ और उसका तोड़ भी करके देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे बड़े बड़े केस अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने ठीक कर दिए, तो ये भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी वसीले से तवस्सुल से इंशाअल्लाह इस लड़की को ठीक कर देगा। जिन्होंने कहानी भेजी वो कहते हैं ये वाक़या मेरे साथ भी हुआ। इनका नाम क्या था? इनका नाम था हसन लैया से। कि मैं एक दिन सर्दियों की रात थी, अपने कमरे में रात के टाइम पे लेटा हुआ था। मैंने रज़ाई मुंह पे ली हुई थी और सोने की तैयारी में था कि मुझे महसूस हुआ कमरे का दरवाज़ा खुला है। यकीनन फैमिली का कोई बंदा, मैं शादीशुदा नहीं था, कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, और ऐसा होता था, आम से बात है, घरों में जब आप सो रहे होते हैं तो कमरे में कोई दाखिल होता है। तो साइड पे टेबल पे मेरी किताब एक रखी हुई थी। दरवाज़ा जैसे ही खुला, तो उस वक्त मैं अभी सोया नहीं था, मुंह पे सिर्फ रज़ाई ली थी, ठंड थी, सर्दियों की रात थी। दरवाज़ा खुलने पे मैं चौंका भी नहीं, बस ये था कि कोई अंदर आया है, किसी काम के लिए आया होगा, तो दरवाज़ा उसको कहूँगा बंद करके जाना, क्योंकि ठंड आ रही थी। जब दरवाज़ा खुलता है ना किसी कमरे का, तो आप इंतज़ार में होते हैं कि यार दरवाज़ा बंद करके जाना। अगर बंद खुद से कर ले बंदा ठीक, नहीं तो आप इस वेट में रहते हैं कि मैं इसको कह दूँ। तो कह रहा मैं इस वेट में था कि अगर इसने दरवाज़ा बंद ना किया, जो भी आया है, अम्मी है, अब्बू है, भाई है, जो भी है, मैं इनको कहूँगा जी दरवाज़ा बंद करके जाए। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, रात का टाइम था, सर्दियों में वैसे भी खामोशी होती है, एक सुई भी गिरे तो महसूस होता है कुछ गिरा है, कोई आवाज़ आई है। टेबल पे जो किताब रखी हुई थी ना, मेरी किताब के नीचे गिरने की आवाज़ आई। वो तो मेरी टेबल थी, उसके सामान भी मेरा था, और जिस दराज के ऊपर वो रखी हुई थी, क्या उसको किसी दराज को किसने खोलने की कोशिश की है? वो तो मेरी पर्सनल दराज है, उसमें किसी का कोई सामान नहीं है, तो किसने उस दराज को खोलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो किताब नीचे गिरी है? मैं अभी सोच ही रहा था, किताब किसी ने कैसे गिरा दी, कि उसी वक्त मेरे कानों में जो आवाज़ आई है वो किताब के पेजेस, किताब के सफ़े कोई पाड़ना शुरू हो गया। किताब को उसने यकीनन खोला था और उसके बाद कागज़ को जिस तरह पाड़ा जाता है, किताब के सफ़े पाड़े जा रहे थे। वहाँ पे कोई रिसाला, डाइजेस्ट कुछ भी नहीं था, सिवाय मेरी किताब रखी हुई थी जिसकी गिरने की आवाज़ आई। पढ़ने का शौक़ मुझे था, बाकियों के कमरों में किताबें नहीं थी, मैं ही सिर्फ पढ़ता था, इस तरह की चीज़ें ला के रखता था। ऊपर नीचे मोटा गत्ता होता है किताब के, इस वक्त दूर पड़ी है मुझसे, तो इसलिए मुझे पता था मेरी किताब गिरी है। और उस किताब के बाद जब उसको सफ़े पाड़ने की आवाज़ आई कि उसके कागज़ पाड़ रहा था, तो मैं एकदम से चौंक गया कि ये क्या, कौन है और ये क्या कर रहा है। मैंने फौरी तौर पे रज़ाई चेहरे से हटा दी, और जैसे ही मैंने रज़ाई हटाई है तो मैंने सामने देखा है किताब अपनी जगह पे मौजूद। क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में कोशिश करता है इंसान के कमरे की लाइट ऑफ करके देखता है, दरवाज़ा ज़रूर खुला था, और दरवाज़ा खुलने की वजह से सहन के अंदर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी कमरे में भी आ रही थी। अगर दरवाज़ा बंद होता तो मैं ना देख सकता, क्योंकि बाहर की रोशनी भी अंदर आ रही थी, सहन की रोशनी, तो इसलिए मैंने उस रोशनी में देखा था किताब टेबल पे अपनी जगह पे मौजूद है। मैं एकदम से हैरान हुआ, किताब गिरने की भी आवाज़ आई थी, क्लियर थी, और उसके बाद किताब को कोई पाड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके सफ़े पाड़े जा रहे थे। ये क्या हुआ है? मेरा वहम नहीं हो सकता, ये तो क्लियर आवाज़ थी। मैं जब ये सोचा तो कहता मैं परेशान हो गया। उसके बाद मैंने रज़ाई हटाई और मैं उठा, जाके उस टेबल तक गया, किताब को उठा के देखा तो किताब बिल्कुल मुकम्मल थी। सफ़े खोल के देखे, कोई भी सफ़ा नहीं फटा था, बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद थी। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला था। तो मैं हैरान हुआ, ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। किसने किताब गिराई तो थी, गिरने की आवाज़ भी आई थी, मैं चौंका भी था, दरवाज़ा भी किसने खोला था वो खुला है, गिरा
किताब गिराई गई थी, वापस अपनी जगह पे रखी है। फाड़ने की कोई कोशिश कर रहा था, उसके सफ़े फाड़ रहा था, सफ़े फाड़ने की जो आवाज़ आ रही थी वो मैंने क्लियर सुनी है, लेकिन अब वो भी नहीं आ रही। तो खैर वो कहता है मैंने किताब देखा मुकम्मल है, कोई चीज़ फटी हुई नहीं है। मैंने उसको बंद किया, वापस टेबल पे रखा, दरवाज़ा बंद किया और आके मैं लेट गया कि शायद मेरा वहम होगा, दरवाज़ा हो सकता है किसने खोल दिया हो या हवा से खुल गया हो, सर्दियों में हल्की हल्की हवा चलती है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और आके अपने बिस्तर पर लेट गया। रज़ाई दोबारा से मैंने अपने चेहरे पे ले ली, क्योंकि ठंड थी, तो चेहरे को ठंड से बचाने के लिए मैंने रज़ाई से चेहरा भी ढांप लिया। अभी 1-2 मिनट ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि दरवाज़ा फिर से खुला। कुंडी नहीं मैं लगा के रखता था दरवाज़ा, क्योंकि किसी को आना जाना हो तो कुंडी खुली रहते थे। दरवाज़ा फिर से खुला। इस दफ़ा जब दरवाज़ा खुला तो ऐसे लगा कोई चलता हुआ आगे की तरफ आ रहा है। किसी के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी, कोई कदम रखता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। पिछली दफ़ा मुझे किसी के चलने की आहट नहीं सुनाई दी थी, किताब गिरने की थी और किताब के सफ़े फाड़ने की आवाज़ थी। इस दफ़ा भी आवाज़ क्लियर थी, जिस तरह पहले दरवाज़ा खुला था, इस दफ़ा भी दरवाज़ा क्लियर खोला गया, लेकिन इस दफ़ा कोई पाँव रखते हुए जो अंदर आया था उसकी क्लियर आवाज़ थी, और पाँव की आवाज़ चलते चलते बिल्कुल मेरी चारपाई के करीब पहुँच गई और उसके बाद रुक गई। मैं इंतज़ार में था कि कोई घर का फ़र्द आया जो मुझे अब आवाज़ देगा, मुझसे बात करेगा। खामोशी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी, किसी ने कोई बात नहीं की। तो मैं चौंक गया और मुझे लगा क्या हुआ है, कोई आया है, मेरी चारपाई तक चलता हुआ आया। मैंने उसकी आवाज़ सुन लिया लेकिन मुझसे बोल नहीं रहा। तो मैंने उस वक्त चारपाई पे लेटे लेटे रज़ाई अपने चेहरे से हटा दी, और जैसे ही मैंने रज़ाई अपने चेहरे से हटाई है तो एक काला स्याह साया, जिसकी कद तकरीबन कोई 6.5 फुट ऊंचा होगा, बिल्कुल वो मेरी चारपाई के करीब खड़ा था। वो बिल्कुल काला स्याह था, सिर्फ एक लाल लाल छोटे छोटे धब्बे थे जो आंखों की, जब गए आंखें काफ़ी बड़ी होती हैं, बिल्कुल छोटी सी आंखें जिस तरह होती हैं, तो लाल लाल यहाँ पे उसकी आंखें थीं, और बाकी वो काला स्याह था और मेरी चारपाई पे खड़ा था बिल्कुल पास ही। कोई चेहरा उसका वाज़े नहीं था, गोल सा उसका चेहरा था, बिल्कुल हाथ बाजू टांगे सेम इंसान की तरह थी, काले स्याह थी, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। एक ह्योला, एक साया होता है जिस तरह का काला स्याह साया सा था, और उसकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी, जिस तरह लाल लाल वो उसकी जगह पे थी। मैंने जैसे उसको देखा तो मैं थर थर कांपना शुरू हो गया और मैं शदीद डर गया। मैंने उसको जैसे देखा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एकदम से रज़ाई ऊपर कर ली, और मैंने रज़ाई जैसे ही ऊपर कर ली तो मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी में पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, अंदर ही अंदर कांप रहा था, डरा हुआ था। आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं, हल्की आवाज़ में पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। काफ़ी देर के बाद जब मुझे ऐसा लगा मैं बहुत कांप रहा था, मैं बहुत डरा हुआ था, अब मेरा वहम नहीं था, किताब का गिरना, उसके सफ़े फाड़ना वो भी मैंने सुना था। इस दफ़ा भी दरवाज़ा खुला, लेकिन किसी के चलने के बाद जब मैंने रज़ाई हटाई तो जो क्लियर खड़ा था, मैं बहुत डर गया था। और तिलावत करते करते जब मैंने रज़ाई फिर से चेहरे से हटाई और सामने देखा तो अब कोई भी वहां पे नहीं था। मैं समझ गया था जो भी था वहां से जा चुका है। मैं उसके बाद उठा, मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी, पूरे कमरे में एक दफा अच्छी तरीके झांका, जैसे मैं डर रहा हूं कहीं साया वो कहीं छुप ना गया हो। पूरा कमरा मैंने छान माना, कोई भी नहीं था। मैं लेटा रहा, उसके बाद लाइट जलती रही, मैं सो नहीं सका। सुबह जब अजानें हुई उस वक्त जाके मुझे नींद आई। उन्होंने कहा मदर भाई बात यह है कि मैं काफ़ी अरसे से आपका शो देख रहा हूँ, आपकी प्रोग्राम, आपकी चीज़ें देखने से मेरे अंदर जितना भी खौफ था वो ख़त्म हो गया था। मैं कभी नहीं डरता था, मैं बहुत बहादुर था, लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है मेरे साथ मैं डर गया हुआ हूँ। तो मेरी रहनुमाई फरमाइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं डर गया हुआ हूँ, अब मैं लाइट जला के सोता हूँ, लाइट ऑफ करके नहीं सो पा रहा। इसका हल ये है कि हसन भाई कभी भी इस मखलूक से डरना नहीं है। जिस तरह पहले मैं कई दफ़ा आपने मेरे शोज़ देखे और आप कहते हैं मेरे शोज़ देखे आप बहादुर हुए, जब डर जाएंगे तो ये मखलूक को लगेगा कि ये मुझसे डर गया, तो ये आपको और डराएगा।
बाज़-औक़ात ये भी होता है नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जब आपके साथ अटैच होते हैं तो आपको पता नहीं होता, पीछे ही आपके साथ अटैच होते हैं। जब ये बढ़ती जाती है नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाती है तो फिर ये महसूस कराना शुरू कर देते हैं अपने आप। कभी साया गुजरा, आवाज़, खिड़की हिली, रोशनी, पर्दा हिला, बेड हिला, सोफ़ा हिला, झूला हिला। तो इस तरह इशारे मिलते हैं। फिर भी आप तोड़ ना करें और वक्त गुजारते रहें तो फिर ये सामने आके खड़े हो जाते हैं। हो सकता है आपके साथ नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असर शदीद अटैच हों और आपने उसका तोड़ नहीं किया। तो वो जब आप कहते हैं आपने मुझे जिस तरह लिखा है कि मुझे हल्के फुल्के इशारे मिलते थे, मैं डरता नहीं था, वो अच्छी बात है कि आप डरते नहीं थे, आप मेरे प्रोग्राम देख के बहादुर हो गए। लेकिन अगर नेगेटिव एनर्जी आप उससे डर तो नहीं रहे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी तो मौजूद है, आपने उसका तोड़ नहीं किया। और जब उसका तोड़ नहीं किया तो वो फिर खुल के आपके सामने आके खड़े हो गए। नेगेटिव एनर्जी का आप तोड़ नहीं करेंगे तो फिर दो तरह की होती है ना, मैंने इस दफ़ा जो हफ्ते को जो वीडियो भी डाली आप लोगों ने देख ली होगी। दो तरह की एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी, एक जिन्नात में से और एक कायनात की अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो अगर ये वाली एनर्जी आपके साथ है तो वो फिर आपके इस तरह सामने भी आखिरी स्टेज पे आके खड़ी हो सकती है, नुकसान दे सकती है, सेहत ख़राब हो सकती है, पैसों का नुकसान, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आप मुझे अपनी तस्वीरें भेजिए। आप भी अपने चेहरे की क्लियर तस्वीर, उसके नीचे नाम, वालिदा का नाम, मैं आपका भी देख के आपको बताता हूँ आपके साथ क्या मसला है। कज़न का भी मुझे डिटेल सेंड कीजिए, इंशाल्लाह उसका भी मैं देख के बताता हूँ उसके साथ क्या मसला है और आप दोनों को इंशाल्लाह उसका तोड़ करके भी दे दूँगा। ये थी आज की आपकी कहानी जो मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल की। आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ सेंड कीजिए और जाने से पहले वही रिक्वेस्ट जो मैंने शुरू में की थी, अपने इर्द गिर्द निगाह रखिए। इस सर्दी के मौसम में किसी की आप मदद कर सकते हैं, जैकेट की सूरत में, गर्म कपड़े की सूरत में, रज़ाई की सूरत में, गर्म जुराबें ही लेके दे सकते हैं तो कम से कम ये मदद ज़रूर कीजिए। बच्चे इर्द गिर्द नज़र आते हैं यहाँ पे जो अंडे बेचते हुए मुझे नज़र आते हैं, तो मैं तो क्या करता हूँ, ये काम कर लिया करें। आप कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चे ने अंडा बेच रहे हैं, उसको तो इधर आओ, अंडा निकालो, छीलो, तो वो समझता है मुझे बॉस बन के बड़ा ऑर्डर दे रहा है। तो गुस्सा तो आता है उस बच्चे को, लेकिन चुप करके छीलता है। जब छील कहता है ये लो, मैं कहता हूँ नहीं खाओ, नहीं मैंने नहीं खाना बेटा, खाओ, शाबाश खाओ। वो जब खा लेता है ये लो पैसे, वो डर जाता है भी पैसे, मैं कहता हूँ ये पहले आपके पैसे बेटा, पैसे लिए उसको अंडा ही खिला दें। वो बेच के घर जाएगा, खा नहीं सकता, तो उसको अंडा ही खिला दें। 20-30 रुपए का अंडा आता है। तो ये काम कर लें, जुराबें लेके दे दें, मदद ज़रूर कीजिए। अपने अपने हिस्से की ये ड्यूटी ज़रूर पूरी कीजिए। अगर हम इस दुनिया में आ गए, अल्लाह ताला ने दुआ करें लेने वाला हाथ नहीं बनाया, देने वाला हाथ बनाया, तो इसलिए जितनी भी मदद कर सकते हैं करें। मैं भी जो बाहर के लोग हैं वो तो मदद कर रहे हैं, उनको कहता भी रहता हूँ कि जी आप लोग भेजिए, मदद कीजिए। तो मैं फाजिलपुर शहर में इर्द गिर्द देहातों में जितने भी गरीब लोग हैं उन तक रज़ाइयाँ बाँट रहा हूँ। अब अगला मेरी ख्वाहिश ये है, उनमें मैं शॉल्स हैं, ओढ़ने वाली जो चादर होती है, शाल होती है, वो गर्म कपड़े बच्चों के लिए और जुराबें, ये इंशाल्लाह बांटने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी लोगों की मदद कीजिए। और इनमें मुझे अगर कहेंगे तो आप अपनी जो खुद कर सकते हैं पहले खुद कीजिए, और जो बाहर हैं वो वहाँ पे तो नहीं कर सकते यूरोप में, तो वो पैसों की सूरत में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी अमानत जो गरीबों तक पहुँच जाएगी। मेरा अकाउंट नंबर आप मुझे कहेंगे तो उसका तरीका यही, जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर इस पर CASH कैश, आप खाली कैश लिखेंगे तो मैं फ़ौरन आपके मैसेज को खोल के देख लूँगा। ऊपर आप लिख दीजिए कि जी आप अकाउंट नंबर सेंड कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। जो भी अकाउंट नंबर मुझसे लेना चाहता है तो कैश लिख दे, मैं उसको अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इसी पे आपने कहानी भी भेजनी है, इसी पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें। इसी नंबर पे ही जैज़ कैश बना हुआ है, पाकिस्तान से आप इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए भी लोगों की मदद कर सकते हैं, सैलाब ज़दगान की, क्योंकि इस वक्त असल में सर्दियों में उनको गर्म कपड़ों और रज़ाइयों की ज़रूरत है। आप इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए भी पाकिस्तान से अगर भेजना चाहेंगे तो इजी पैसा, जैज़ कैश और बाहर वाले अकाउंट के ज़रिए भेज सकते हैं। और इसी पे आप मुझे कहानी भी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।